गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्रा शो। बिहार की सरगर्मी और सियासी गर्मी के बीच 2-3 दिन गैप था। चलिए शुरू होते हैं। आज शुरू होते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं, एक जो बात बताने का मन था। आरपीसी, द आरपीसी सुने हैं? हम पत्रकारों की झारखंड में, रांची में एक संसद है, एक विधानसभा है, और इतनी हमारी सुंदर है विधानसभा, हमारी संसद। तस्वीर देखिए। अब ये है हमारी संसद, ये है हमारी विधानसभा। हाँ, आरपीसी, द आरपीसी मतलब फुल फॉर्म रांची प्रेस क्लब। नहीं नहीं भाई साहब, रांची प्रेस क्लब नहीं। इसका नाम हो जाना चाहिए द रांची पॉलिटिकल सेंटर, पीआरसी, प्रेस क्लब ऑफ रांची नहीं। ये रांची पॉलिटिकल सेंटर है। यहाँ बैठते हैं पत्रकार। पत्रकारों का ये संसद भवन है, पत्रकारों का ये पत्रकारों की विधानसभा है। और अभी चुनावी सरगर्मी शुरू हुई है ना, तो हमारी बिरादरी के लोग भी एकदम पूरा पूरा ताल ठोके हुए हैं। हालांकि अब क्लब तो ये जब से इसकी स्थापना हुई, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, हालांकि राष्ट्रपति शासन के समय में नारायणन साहब थे, उन्होंने जमीन दी थी पत्रकारों के क्लब के लिए, जब राष्ट्रपति शासन था झारखंड में। बाद में रघुवर दास जी के काल में ये भवन बना, मिला प्रेस क्लब। और मेरे ख्याल से भारत में इतना सुंदर बेहतरीन क्लब नहीं है, लेकिन ये क्लब कभी बन ही नहीं सका। इसे हम लोगों ने बना दिया यूनियन। यहाँ से हम राजनीति करने लगे। तो इसे मैं प्रेस क्लब से ज्यादा इसे समझता हूं, जो मेरी समझ है। ये हम क्या है, प्रेस क्लब रांची नहीं, पॉलिटिकल सेंटर रांची, ये राजनीति का केंद्र है। हमारी हम 1100-1200 सदस्य हैं प्रेस क्लब के। उनमें वोटिंग वाले करीब वही 400-500-600 रहते हैं। अब उसका बहुत सारा नियम कायदा है। इस बार भी हमारी बिरादरी के सब लोग ताल ठोक रहे हैं। कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, बस सब लोग यूनियन की ओर अग्रसर है, क्लब की ओर अग्रसर कोई नहीं दिख रहा है। चलिए, ये तो कोई पत्रकारों की बात हुई। आप भी कहेंगे कहाँ नेता लोगों की बात करते करते आप पत्रकारों की बात कर रहे हैं। अरे पत्रकार हैं हम तो, थोड़ा बहुत हम लोग अपने को भी स्पेस दे देंगे ना। चलिए, रांची पॉलिटिकल सेंटर से आप सीखिए कैसे बनते हैं एजेंडा और कैसे चलती है राजनीति। चलिए, आज का थंबनेल देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थंबनेल देखिएगा तो सूबे की सियासत समझ में आ जाएगी। सुदेश के प्रवीण ने थामी एनडीए के साथ पुरानी गर्मजोशी की कमान। सुदेश के प्रवीण प्रवीण प्रभाकर जी केंद्रीय महासचिव हैं। आजसू के सुदेश महतो जी के साथ बहुत पहले से थे। बीच में कुछ दुराव हुआ, भाजपा में गए, अपनी पार्टी बना के खुद भी लड़े। लेकिन हाँ, चाणक्य हैं, पुराने चाणक्य हैं। मतलब पुराना चावल कहिएगा ना, तो आजसू के पुराने चावल हैं। और जब तबीयत खराब होती है तो पुराने चावल का ही पंथ पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि आप सुदेश के प्रवीण ने थामी एनडीए से गर्मजोशी की कमान, ये थंबनेल क्यों लगाया है, ये बातें क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको समझा दूंगा। थोड़ी देर में आप भी समझ जाएंगे। और दूसरी बात, जयराम महतो की भी कर लीजिए। थाना पुलिस में उलझे अपने सिपाहियों से परेशान जयराम। जी हाँ, डुमरी के एकमात्र विधायक जयराम महतो, जिनकी पार्टी है जेएलकेएम, जिन्होंने आजसू की जो जमीन थी, उस जमीन को लगभग कब्जा लिया। आजसू की जो सियासी जमीन थी, उस पर दावेदारी ठोकी। जीते तो एक ही सीट, लेकिन 14% वोट लाके आजसू का सारा खेल खराब किया। अब चलिए, सियासत है भाई, सबको आगे बढ़ना है। अभी तो 2-4 दिन से आप एजेंडा जर्नलिज्म देख ही रहे थे। एजेंडा जर्नलिज्म समझते हैं ना? थोपी गई पत्रकारिता। अब थोपा गया कि अब देखिए, अब हो गया बिहार में, तो जो होना था हो गया, गजब हो गया। अब यहाँ हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ जा रहे हैं। काहे जाएंगे भाई बीजेपी के साथ? काहे बनाएंगे सरकार? ये एजेंडा काहे चला रहे हैं? क्या हेमंत सोरेन सियासत से संन्यास लेने जा रहे हैं? चलिए, इस सब पर कल परसों बतियाएंगे। बहुत खास खबर है हमारे पास। कहां जा रहे हैं हेमंत सोरेन और कैसे चलेगी सरकार,
क्योंकि हेमंत सोरेन को फिलहाल नहीं है किसी की दरकार, क्योंकि हेमंत की हिम्मत उनकी जनता है और हेमंत की जनता ने हेमंत को पुनः कहा, निकलिए सरकार आपके द्वार। अब जाएंगे मुख्यमंत्री घूमेंगे। चलिए इस विषय पर बाद में बात करेंगे, मामला डाइवर्ट हो रहा है। हम आ जाते हैं सुदेश के। हाँ, प्रवीण ने संभाली एनडीए से पुरानी गर्मजोशी की कमान। सुदेश महतो का जब उदय हुआ था ना 25 साल में, जब वो विधायक बने थे, आजसू की पुरानी राजनीति, और पुरानी राजनीति में पुराने धुरंधरों का साथ था। सुदेश महतो 1 से 2, 2 से 5, 7 होते होते उनका कुनबा बढ़ता गया और सुदेश महतो की आजसू की धमक बढ़ती गई एनडीए में। मतलब कभी साथ कभी दूर, लेकिन हाँ, कुल मिला जुलाकर एनडीए से उनका साथ बना ही रहा। सुदेश महतो सियासत के केंद्र में बने रहे, डिप्टी सीएम के पद तक गए और हमेशा कमोबेश सत्ता में रहे। लेकिन जब रघुवर दास सरकार 2019 के बाद चुनावी समर में उतर रही थी, उसके बाद सुदेश महतो ने जो कदम उठाए, उन कदमों में जो कांटे कील चुभे ना, उसका दर्द अभी तक हो रहा है। जी हाँ, आपको पहले बता चुका हूं, उस वक्त सुदेश महतो अपनी हिस्सेदारी को एकदम 2.5 दर्जन करने के चक्कर में थे, 2 दर्जन करने के चक्कर में थे, मतलब 22, 24, 27 इसी तरह डिमांड कर रहे थे। वहीं भाजपा के रणनीतिकार, चूंकि मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, उन्होंने दिल्ली में दरबार में शाह जी को बता दिया था कि ठीक है, इनको 12 दिया जा सकता है, 12 तक ठीक है, इनकी वहीं तक रहे तो एनडीए फिर बरकरार रहेगा। और उस वक्त सुदेश महतो दिल्ली गए, दिल्ली से आए, दिल्ली के लोगों से मिले जुले, और बजाप्ता यहां तक बात, मतलब जो गुप्तेश्वर बाबाओं का कहना है कि बात यहां तक हुई कि शाह जी ने कहा, सुदेश जी कितनी तैयारी है आपकी? 25 सीट की तैयारी है, सुदेश महतो ने कहा। तो सुदेश महतो को कहा शाह जी ने, ठीक है जाइए, लड़िए आप, 25 लड़ दीजिए, लेकिन ये घोषणा मत करिए कि हम एनडीए से अलग हो गए। लड़िए, बाद में फ्रेंडली लड़के देखा जाएगा, भाजपा भी लड़ती है, आप भी लड़िए, लड़के आएंगे, फिर उसके बाद सरकार गठन के समय में हम लोग देख लेंगे। लेकिन सुदेश महतो को अपना महत्व कमतर लगा और सुदेश महतो ने 50 से ज्यादा उम्मीदवार उतार दिए, और उन लोगों को भी उतारा जो भाजपा से बागी होकर आए थे। खूब जमकर टिकट बांटा, मिट्टी पलीद हुई, एनडीए की सरकार गई, सुदेश महतो भी उसके मतलब शिकार हुए। लेकिन वो थाल में सजाकर हेमंत सोरेन को मिल गई सरकार, चली गई एनडीए की सरकार। अब दिल्ली दरबार भैया, शाह जी का दरबार, शाह जी के दरबार में खटकने लगे सुदेश महतो, शाह जी के निशाने पर आ गए सुदेश महतो। सुदेश महतो ने दिल्ली के चाणक्य, भाजपा के चाणक्य शाह जी की बात नहीं मानी थी। नतीजतन अब तक जो खबरें हैं उनके मुताबिक सुदेश महतो चाह कर भी शाह जी से एक मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। मुलाकात के लिए कई कोशिशें हुई, चलिए उन्हीं के बीच में फिर सुदेश महतो एनडीए में आए, एनडीए के लिए जी जान से लगे हुए हैं। लेकिन उनके जो युवा तुर्क और संगी साथी हैं, वो तो उल्टा ही गाना गुना बजा दे रहे हैं, तो हानि हो जा रहा है एनडीए भाजपा को उनके साथ रहने न रहने से। इस बीच में अब ये सुदेश महतो को भी समझ में आने लगा है कि जो पुराने तौर तरीका था, पुराने जो संबंध थे, उनकी गर्मजोशी बहाल की जाएगी तभी कुछ हो सकता है। भाजपा के दफ्तर जाना, पहले भैया भाजपा वाले दौड़ दौड़ के सुदेश जी के पास जाते थे, अब भाजपा के दफ्तर भी जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं और तलाशते हैं वहां मित्र, तलाशते हैं वहां पुरानी गर्मजोशी। लेकिन अब पुराने पुरानी गर्मजोशी अभी तक दिख नहीं रही। नतीजतन आजसू की जो सांगठनिक हालत है, जो भगदड़ मची है, वो किसी से छुपी नहीं है। बार बार मैं यही बात कहूं तो फिर बहुत तरह की बातें होती हैं कि मैं एकदम भिड़ा हुआ हूं आजसू के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है। सुदेश महतो फिनिक्स चिड़िया की तरह कई बार उभरे, कई बार गिरे, लेकिन अभी जो हालात हैं वो समझ लीजिए कि चरम काल है। अब इस चरम काल में सुदेश महतो को अपने पुराने मित्रों की अहमियत, पुराने मित्र प्रवीण प्रभाकर जो चाणक्य हुआ करते थे सुदेश महतो के, हाँ, विधायक सांसद नहीं बने, हालांकि लड़े, लेकिन प्रवीण प्रभाकर की हनक थी आजसू में। पुनः प्रवीण प्रभाकर को सक्रिय देखा जा रहा है।
अब सक्रिय देखा जा रहा है। आप कहेंगे प्रवीण प्रभाकर में ऐसी क्या खासियत है? भैया प्रवीण जी पुराने पत्रकार हैं, पुराने नेता हैं, सब हैं, लेकिन प्रवीण जी ने एनडीए से अपने संबंधों को कभी खत्म नहीं किया। प्रवीण प्रभाकर आजसू से बाहर भी रहे, आजसू में लौट भी आए, भाजपा से में रहे, भाजपा से बाहर भी रहे, बावजूद इसके उन्होंने संघ की अनुषंगी इकाइयों से अपना नाता कभी नहीं तोड़ा। गौर कीजिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुषंगी इकाइयों से प्रवीण प्रभाकर का नाता कतई नहीं टूटा। मतलब उनकी गर्मजोशी, उनका संबंधों का तार हमेशा कायम रहा। और अभी सुदेश महतो जिस तरह से एकदम दिल्ली दरबार द्वारा कमोबेश एकदम इग्नोर्ड हैं, वो अचानक प्रवीण प्रभाकर के साथ पुनः सक्रिय दिख रहे हैं। पटना में नीतीश बाबू जब 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, आज शपथ ग्रहण समारोह होता ना, भव्य समारोह, सब लोग थे वहां, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उसमें सुदेश बाबू भी पहुंचे थे। और सुदेश बाबू बजाबता डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बाकी मंत्रियों से गर्मजोशी से मिलते दिखे, तस्वीरें आई। और ये पुरानी गर्मजोशी, हम तो आपके ही थे वाली गर्मजोशी दिखी तो सही, लेकिन इसके सूत्रधार रहे प्रवीण। लेकिन पटना से भी शाह जी के निकट वाली कोई तस्वीर निकल कर नहीं आई। अब जब तक शाह जी से एक बार अभयदान ना मिल जाए, तो फिर एनडीए के साथ पुरानी तान, पुराने सुर कैसे गाए जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल प्रवीण प्रभाकर की सक्रियता से ऐसा लग रहा है कि एनडीए में फिर सुदेश महतो एकदम मतलब वो पुराने संबंधों को मतलब फिर से गरम वरम करके फिर चीजों को दुरुस्त करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी सियासी जमीन फिर से उर्वर करनी है झारखंड में। और दूसरी बात, बंगाल में भी चुनाव है। बंगाल में अब अगले अगले चुनाव है, उससे पहले अगर संबंधों की गर्माहट बरकरार रही तो सियासी गाड़ी सरपट भागेगी। क्योंकि यहाँ जो जयराम महतो की जेल कैंप से जो बवाल हो रहा है, उबाल हो रहा है, और उससे जो कुछ आजसू को झेलना पड़ रहा है, उन सब चीजों से मैंने कितनी दफा कहा था कि आजसू के लोग बड़ी एकदम शिद्दत के साथ भिड़े हुए हैं कि जयराम की सियासी गाड़ी का पहिया कैसे पंचर किया जाए। और है, बहुत सारे लोग हैं अभी भी जेल कैंप में, कई लोग हैं जो एकदम अभी भी सुदेश महतो के एक इशारे पर जयराम महतो की सियासी गाड़ी पंचर करेंगे। लेकिन 29 तक इंतजार कीजिए, स्नेह स्नेह सब होता है। हाँ, सुदेश महतो को भली भांति पता है कि एकला चलो का स्वाद बुरा होता है, कोशिश करके देख ली थी उन्होंने। तो अब एनडीए के साथ पुरानी वाली गर्माहट की तलाश कर रहे हैं, और उसमें उनके सारथी बने दिख रहे हैं प्रवीण प्रभाकर। हालांकि आजसू के पुराने साथी देवशरण भगत भी तस्वीर में दिख रहे हैं, लेकिन वहां प्रवीण जी की भूमिका समझ लीजिए। संघ से जो पुराने हैं उनके संबंध जो बरकरार है संबंध, तो पुराना चावल का पंथ अभी उधर चढ़ रहा है। अब आ जाइए जयराम महतो पर। जयराम महतो सियासी डगर पर अब अकेले अकेले पढ़ते दिख रहे हैं। अकेले पढ़ते दिख रहे हैं क्यों? भैया पिछली दफा जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो ऐसी चर्चा हुई कि इन्हें भी एनडीए से ऑफर मिला था, लेकिन इनका भी डिमांड ज्यादा था। अंत में ये खुद लड़े लड़े हानि हुई एनडीए के साथ ही, आजसू को सर्वाधिक, और हालांकि भाजपा को भी हानि हुई और थोड़ा बहुत महागठबंधन को भी। लेकिन जयराम महतो सियासी क्षितिज पर छा गए। लोग बार बार कहते हैं कि आप जयराम महतो की चर्चा बहुत करते हैं। जयराम महतो की चर्चा करते हैं इसलिए कि जयराम महतो जिस तरह से लालू यादव का एक उदय हुआ था ना बिहार में, उसी तरह जयराम महतो भी यहाँ उभरे, जन समर्थन मिला, क्योंकि यहाँ कुर्मी समुदाय के किसी नेता को इस तरह से प्रदेश व्यापी प्रतिसाद कभी नहीं मिला था। वो मैंने ऑब्जर्व किया, शुरू से ऑब्जर्व किया, और बाद में फिर बाकी लोग भी वही दोहराने लगे। हालांकि जो युवाओं की राजनीति होती है ना, इसमें जो अल्टरनेटिव मीडिया के मतलब बड़े बड़े पहलवान लोग जो बैठे हैं, वो यहाँ तक लेके चलते हैं कि नेताजी के मन में ये गुमान हो जाता है कि मीडिया उनके बूते चल रही है। हाँ,
उनके बूते व्यूज आ रहा है, वो जो अनाप शनाप बुक बक रहे हैं उससे व्यूज। लेकिन ये गलतफहमी होती है। लेकिन क्या करिए, गलतफहमी का तो कोई इलाज है नहीं। बहुत सारे नेता हैं जिनको लगता है कि मीडिया उन पर निर्भर है। अब मीडिया किसी नेताजी पर निर्भर क्या रहेगा भैया। अब नारद, संजय जो हमारे आदि पुरुष थे, वो निर्भर क्या थे आपकी, सुनते थे, कड़वाहट भी सुनते थे, सब सुनते थे, जो अपना कर्म है वो करते रहते। तो खैर, आ जाइए यहाँ पर जयराम महतो पर। तो जयराम महतो अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, जन प्रतिसाद मिल रहा है। लेकिन अकेला चना भाड़ फोड़ेगा क्या। अब भैया इस सियासत में बहुत सारी बातें हैं, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है, अंदर बाहर सब होते रहता है। अब लेकिन अब जयराम महतो सांगठनिक तौर पर आजसू से नहीं सक पा रहे हैं, संगठन खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, और जिनको जिनको खड़ा कर रहे हैं वही गजब निकल जा रहे हैं। अब देखिए ना, कोल्हान में ईचागढ़ से प्रत्याशी थे तरुण ना, तरुण महतो ना। हाँ, अब ये भाई साहब ये चुनाव भी लड़े थे, वोट भी लाए थे, 40-50 हजार वोट लाए थे। अभी कहाँ उलझ गए हैं, बालू, थाना, पुलिस, अभी जेल गए एएसआई या सिपाही उपाही का पिटाई करके। काहे के लिए, वही रतिया में जो बालू का ट्रैक्टर वो हाईवा चलता है ना, अब उसमें इनको भी चाहिए। अब भैया जयराम महतो जिस सियासी डगर पर बढ़े हैं, उस सियासी डगर में ठीक है बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अब इस तरह से जो उनके संगठन के लोग हैं अगर चर्चा में आ जाएंगे तो गड़बड़ हो ही जाएगा ना। एक बार आए थे ना चर्चा में रिजवान क्रांतिकारी, बालू ट्रैक्टर लंदर फंदर, सस्पेंड किया, फलाना किया, फिर टिकट दिया, बाद में वो सीधे बोले टाटा बाय बाय, हम तो चले तीर धनुष लेकर। तो सियासत में बहुत सारी बातें होती है, लोगों को समझ पाना, उनको भांप पाना, उनके मुताबिक फिर आगे बढ़ना, सांगठनिक तौर पर मजबूत होना। अब देखिए यहाँ फर्क की बात है, जयराम महतो के इर्द गिर्द जो उनके सलाहकार हैं वो या तो कायदे से सियासी सलाह नहीं दे पा रहे, या फिर ये जो अल्टरनेटिव मीडिया के व्यूज और बाकी तमाशे हैं इनको ही एकदम मानकर चल रहे हैं। जयराम महतो अगर ये सियासत करते रहे तो उनकी सियासी गाड़ी आगे कितनी चल पाएगी आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर गाली दे देना, सोशल मीडिया पर लंबे लंबे बातें कर देना, किसी को ट्रोल करा देना, इससे तो सियासत चलती नहीं। अगर सोशल मीडिया पे फॉलोअर और लाइक्स से सियासत चलती तो चनपटिया से मनीष कश्यप भी जीत गए होते। अरे बिपिन मास्टर साहब जीत गए होते जिनके लिए जयराम जी गए थे प्रचार करने। हाँ, जमानत भी बचानी मुश्किल हो गई ना भैया। जनता रियलिस्टिक होती है, जनता की सोच रियलिस्टिक होती है। और देखा ना बिहार में मां मैया का आशीर्वाद कैसे मिला, जातिगत सारे समीकरण तोड़ डाले ना। मातृशक्ति की ताकत देख ली आपने, यहां भी मातृशक्ति की झारखंड में जो ताकत दिखी थी उसको आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। मातृशक्ति की ताकत ही थी कि हेमंत सोरेन का की जेएमएम अभी 34 पर और अपने एलाइज के साथ मिलकर 56 के साथ सरकार चला रही। और वैसे में आप सिर्फ एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म को देखते हैं, एंजॉय कर, अरे हेमंत सोरेन के पास पैसा नहीं है, सरकार कहां से चलेगी, दिल्ली से अब मिलना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। मां मैया का पैसा रुका क्या, लोगों को अनाज जाना बंद हुआ क्या, सरकार काम नहीं कर रही है क्या। सिर्फ खबरें चला देने से ऐसा कुछ नहीं। और 29 तक जब तक परिसीमन ना हो जाए सूबे की सियासत में, जो शीर्ष जगह है ना, वहां जिस तरह से बैठे हुए हैं सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसको हिला पाने के लिए अभी बहुत ताकत जुटानी होगी। क्योंकि मां मैया का आशीर्वाद यहाँ भी मिला हुआ है। नीतीश बाबू 10वीं बार है ना, और यहाँ जो मां मैया के साथ जो डगर शुरू करी है हेमंत सोरेन ने, उसके अनुरूप यहाँ सियासत सोचनी होगी। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व के लोग एको हम द्वितीय नास्ति अहम में एक दूसरे से जिस तरह से टकरा रहे हैं, अगर वो तकरार दिल्ली दरबार दूर करा दे और एक सुर में होकर कमल के लोग या एनडीए के लोग सियासी घेराबंदी करें, तब तो कुछ सवाल भी उठता है। फिलहाल खबरें उड़ाते रहिए,
कि लीजिए हो गया ये भाई साहब, अब तो हेमंत सोरेन को जाना पड़ेगा, ठेकेदार लोग को इतने दिन से पेमेंट नहीं हुआ है, फलाना नहीं हुआ है। अरे भैया सरकार चलाने वाले लोग भी झाल नहीं बजा रहे हैं, उनको भी भली भांति पता है। मतलब सिर्फ एजेंडा जर्नलिज्म में खबरें प्रसारित कर सरकार बदल दीजिएगा, ऐसा थोड़े ना होता है। सरकार देखे नहीं, बहुत लोग तो बिहार में 146 सीट दिलवा रहे थे। हाँ, बहुत लोग 18 तारीख को शपथ ग्रहण करवा रहे थे तेजस्वी का, क्या हुआ? ऐसे नहीं होता। हाँ है ना वहाँ जो भाई साहब जनसुराज वाले, वो तो एकदम बदलाव की बयार ला रहे थे, ले आए, व्यूज से बदलाव आ जाता है? नहीं, बदलाव जनता के जुड़ाव से आता है। अब ये समझनी होगी, व्यवस्था समझनी होगी। अब सुदेश महतो तो समझ गए हैं कहाँ पर हुई थी चूक, सुधार रहे हैं। जयराम महतो को भी समझना पड़ेगा, नहीं नए हैं लेकिन समझना पड़ेगा कि किस तरह से सियासी डगर में हम सफर का चुनाव किया जाता है। क्योंकि बद अच्छा बदनाम बुरा, एक बार जो ये बदनामी की जो दाग इस तरह से लगती जाएगी ना, तो फिर ये पब्लिक है, ये सब जानती है, कुछ बोलती नहीं है, लेकिन समय आने पर हिसाब किताब बराबर कर देती है। जयराम महतो के समर्थन जनता ने बालू वसूली, पत्थर वसूली, कोयला वसूली के लिए नहीं दिया था, जनता ने बदलाव के लिए एक विश्वास के साथ दिया था। यहाँ और भी जयराम खड़े करने होंगे, नहीं करेंगे और खड़े जयराम तो कैसे चलेगा काम। फिलहाल सुदेश महतो तो एकदम धीरे 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 पुराना हांडी गर्म करने में लगे हैं भाई, तो सियासत में बदलाव तो जरूर आएगी। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग रांची पॉलिटिक्स सेंटर के लोग हैं, तो ये सब तो देखते समझते ही रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। ये हम सनसनी नहीं, सच्चाई दिखाएंगे, इतना वादा है। आज के लिए इतना ही, जोहार।